one and all. May I Mr. Welcome to all of you in the online classes of Social Science class 10. So in previous two videos we have talked enough about to the nationalism in Europe. But today we are going to talk about to the further topic after the conservatism. As you know that yesterday in the previous video we have talked about how the conservatism was prevailed into the Europe after the demolition of the National Republic. And now we are going to talk about the how the conservatism affected the life of the people. तो कहने का मतलब यह है कि कंजर्वेटिज्म आने के बाद फ्रांस में कैसे लोगों की जिंदगियां बदल गई। जो कंजर्वेटिज्म जैसा आप जानते हैं कि मोनार्की के तहत था, तो जितने भी रेवोल्यूशनरी थे ज्यादातर से ज्यादा या तो देश छोड़ के चले गए या तो ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउंड हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे न्यूज़पेपर्स पे सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब कोई भी न्यूज बिना राजा के सहमति के पब्लिश नहीं होगी। उसके बाद कंडीशन दिन ब दिन और बिगड़ती चली गई और इसके बाद जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे और वो जहां वहां की जो लोकल जनता थी जिनके मन में एक बार अपनी कंट्री के लिए एक अलग फीलिंग आती थी, उन सभी ने सीक्रेट सोसाइटीज का निर्माण करना शुरू किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए। लेकिन सबको यही डर था कि कहीं ये मोनार्की हमें खत्म ना कर दे, क्योंकि जिस तरह से वहां पे मोनार्की का रूल चल रहा था कंजर्वेटिज्म के तहत, वो जनता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। कि जैसा हमने आपको बताया कि 1815 की जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, उस ट्रीटी ऑफ वियना के तहत पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म ऑर्डर की शुरुआत हुई। और आज हम बात करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेवोल्यूशनरीज। So we will start with the Italian revolutionary. The name was the Giuseppe Mazzini. एक इटालियन रेवोल्यूशनरी जिसका नाम गिस्पी मैजिनी था, जो जेनेवा इटली का एक शहर है। 1807 में उसका जन्म होता है और लगभग 24 साल की उसकी उम्र थी तभी उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता है। रीजन क्या कि लिथुएनिया में या लिंगिया में उसने लोगों को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए ऑर्गेनाइज किया। गिस्पी मैजिनी ने दो संगठन बनाए, एक पहला यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली उसने मार्सेसाइज में बनाया और यंग यूरोप बर्न में बनाया। अब यहाँ पे आ जाता है कि गिस्पी मैजिनी का व्यू क्या था। गिस्पी मैजिनी का जो व्यू था, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रीटी ऑफ वियना के तहत या और भी जो कार्य किए जाते थे उसके तहत केवल इटली को एक पैच वर्क के तहत इस्तेमाल किया जाता था कि दो स्टेट्स हैं, उन दोनों स्टेट्स को जोड़ने के लिए इटली का यूज होता था। लेकिन जो गिस्पी मैजिनी का व्यू था, गिस्पी मैजिनी का ये व्यू था कि इटली केवल पैच वर्क के लिए नहीं है, किसी दो स्टेट को जोड़ने के लिए नहीं है। गॉड ने सभी कंट्रीज को एक नेशनल यूनियन बनाया है और सारे नेशनल यूनियन को एक साथ आना चाहिए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तभी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो हम बात कर रहे थे गिस्पी मैजिनी की, तो जिसने यंग इटली यंग यूरोप दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए। इसने 2 या 3 बार इटली को यूनिफाइड करने की कोशिश की, लेकिन ही वॉज द फेल्ड। So next we are going to talk about the age of revolution. The age of revolution was started from 1830 to 1848. It was started with the upheaval in France. As you know that the monarchy which was overthrown by the revolution, it was again re-established by the Treaty of Vienna. So the Vienna Congress has again made the monarchical rule under the leadership of the Bourbon dynasty. कहने का मतलब है कि ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जो एक बार नेशनल असेंबली बनी थी उसको हटा के दोबारा वहां पे मोनार्की रूल स्टैब्लिश किया था ट्रीटी ऑफ वियना के तहत। और नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि जुलाई 1830 में लिबरल रेवोल्यूशनरीज वहां की मोनार्की को सस्पेंड करके वहां पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, एक नया फ्रांस का फ्लैग बनाते हैं और लुइस फिलिप के नेतृत्व में ये काम होता है और लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया जाता है। तो मतलब कि जो कंजर्वेटिज्म ऑर्डर वियना कांग्रेस के तहत एस्टैब्लिश किया गया था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया लिबरल रेवोल्यूशनरीज के साथ। दूसरा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लगभग 200 सालों से ज्यादा ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस को अपना गुलाम बना के रखा। ग्रीस क्या है? एक यहूदी देश है, क्रिश्चियनिटी।
लेकिन जो ऑटोमान एम्पायर है वो मुस्लिम एम्पायर। जब 200 साल से मुस्लिमों ने वहां पे ग्रीस पे रूल किया तो उनको ये लगता था कि चीजें जो होती हैं वो मुस्लिम कल्चर के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन वहां के एक राइटर थे, नाम था उनका लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन ने पोएट्री ड्रामेटाइजेशन के जरिए लोगों को ग्रीक के एंशिएंट कल्चर के बारे में बताया, और साथ ही साथ ग्रीस से बाहर जो लोग रह रहे थे उन सभी ने सपोर्ट किया ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। और ग्रीस में ट्रीटी ऑफ कास्टिनोपोल के तहत 1832 में ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बना। लेकिन उससे पहले एक बात हमें जान लेनी चाहिए ग्रीस के बारे में कि ग्रीस को क्रिश्चियनिटी का एक कैथेड्रल बनाया गया, मतलब कि हेड, कि यहीं से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। जब लोगों को मालूम चला कि जहां से यहूदी धर्म शुरू हुआ वहीं पे ये इस्लामिक रिलीजन हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उसके बाद जो 200 सालों से ज्यादा का ऑटोमान का रूल चला आ रहा था ग्रीस के ऊपर से, वो फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कास्टिनोपोल के तहत हटाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म। अब ये रोमांटिसिज्म होता क्या है? द रोमांटिसिज्म इज अ काइंड ऑफ द फीलिंग अबाउट योर नेशन एंड यू आर रिप्रेजेंटेड योर फीलिंग इन द मोड ऑफ द पोएट्री, ड्रामा, डांस, फोक सॉन्ग, दैट इज द रोमांटिसिज्म। नहीं समझ में आया? रोमांटिसिज्म का मतलब यह है कि आप जब अपने देश के लिए देशभक्ति गीत, नाटक, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, या यही कहा जाता है रोमांटिसिज्म, या इसको रोमांटिक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं कि जब आप नेशनल एंथम सुनते हैं आपके अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है। जब आप वंदे मातरम सुनते हैं आपके अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है। क्यों? क्योंकि यही रोमांटिक नेशनलिज्म, इसी को ही रोमांटिसिज्म कहा जाता है। और इस रोमांटिसिज्म ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया पोलैंड में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अगेन I am recalling the things which we have discussed now. As you know that after the Treaty of Vienna in 1815, the whole European country was restored by the monarchical rule under the conservatism. And the most important that yesterday I have talked about the Austrian Chancellor Duke Metternich. He told that once when France sneezes, the all Europe catches cold. The means of that, after the upheaval of the France, the whole Europe has started to restore its own liberal values after the demoralization of the कंजर्वेटिज्म ऑर्डर। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि शुरुआत फ्रांस से हुई और लगभग सारे यूरोपियन कंट्रीज में जहां जहां कंजर्वेटिज्म ऑर्डर के तहत मोनार्की रूल को एस्टैब्लिश किया गया था उन सबको हटाया गया। और इसीलिए ड्यूक मैटरनिक ने ये कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी ड्यूक मैटरनिक ने गिस्पी मैजनी के बारे में, जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, मैंने अभी बताया। गिस्पी मैजनी के बारे में ड्यूक मैटरनिक ने कहा कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्यों कहा? क्योंकि वो मोनार्की में बिलीव नहीं करता था, वो बिलीव करता था डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज पे। और सेम इसीलिए इसने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, यंग इटली, यंग यूरोप। ये क्यों इटली तक ही नहीं सीमित था, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थी सारी कंट्रीज में लोग सीक्रेट सोसाइटीज बना के, रेवोल्यूशनरी क्लब्स बना के अपनी कंट्री के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। तो हम अगली बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एज यू नो दैट मोर देन 200 years the Ottoman Empire has ruled over the Greece and its identity was forbidden due to the Ottoman Empire Muslim culture. So under the leadership of the Lord Byron, who was the poet and the writer, the Lord Byron gathered the fund from the abroad, because those are people are living the abroad. The people have characterized the Greece as a you can say that the head of the Christianity. So the people have raised
his voice against to the Ottoman Empire, and in 1832, after the Treaty of Constantinople, the Greece was become the independent nation. And next we are talking about the Romanticism. So the Romanticism is a feeling about your country in the form of the folk songs, dance, drama and the poetry. तो रोमांटिसिज्म के बारे में हमने बात की कि रोमांटिसिज्म अपने देश के लिए जो सॉन्ग के जरिए, फोक सॉन्ग के जरिए, नाटक के जरिए लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही रोमांटिसिज्म, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग का. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड जय हिंद.